Hello everyone, my name is Beena Chanwani and today's topic is money and money कवर करने से पहले मैं आपको आरबीएससी की बुक से यानी राजस्थान बोर्ड की बुक से ये चैप्टर कवर करवाने वाली हूँ। तो राजस्थान की जो बुक है इसमें पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू कोर्स से रिलेटेड लेते हैं कि कोर्स में क्या क्या है इस बुक में। तो कोर्स में जो है वो दो पार्ट हैं, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है स्टूडेंट्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को इंट्रोडक्शन करना है जिसकी वेटेज जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो की डेफिनेशन क्या होती है, पीपीसी कर्व क्या होता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हूम टू प्रोड्यूस। तो इसकी जो वेटेज है वो है 5 मार्क्स की। ओके स्टूडेंट्स, फिर है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। फिर डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका पूरा जो कवर होता है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। इसकी वेटेज कितनी है? 12 नंबर की। ओके, इसके बाद जो स्टडी करेंगे वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर की, कि प्रोड्यूसर कैसे बिहेवियर करता है। उसमें हम सप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन करेंगे, कॉस्ट करेंगे, रेवेन्यू करेंगे, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट देखेंगे एंड ये है आपका, और ये कवर कर रहा है आपका 12 मार्क्स का। यानी हमें कंज्यूमर की अलग स्टडी करनी है एंड प्रोड्यूसर की अलग स्टडी करनी है। एंड लास्ट जो स्टडी करेंगे हम वो है मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी मार्केट में कौन से मार्केट्स हैं और कैसे मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है ये स्टडी करेंगे। और इसके जो है नंबर है वो है 11, यानी 11 नंबर के आपके ये आने वाले हैं। इसके बाद माइक्रो स्टडी करने के बाद हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि कैसे कैसे चैप्टर में यूनिट्स डिवाइड की हुई हैं इस बुक में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर बिहेवियर जिसमें हम लोग सप्लाई देखेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन का कंसेप्ट देखेंगे, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड फर्म का इक्विलिब्रियम एंड फिर हम मार्केट। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमने बात की माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आरबीएससी की बुक में दो पार्ट है 12th की बुक में, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये पूरा कवर करना है। अगर हम नेक्स्ट जो बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इसमें हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है। 3 यूनिट्स आपकी ये हैं, 3 यूनिट्स, नेक्स्ट 3 यूनिट्स ये हैं, इसके बाद नेक्स्ट 3 यूनिट्स एंड लास्ट में 2 and 1। कैसे स्टडी करनी है हम लोगों को, इसको यूनिट वाइज हम कंप्लीट करेंगे। यूनिट जो फर्स्ट है लेसन 14, 15 एंड 16 में पूरा जो कवर हो रहा है वो आपका नेशनल इनकम कवर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है 17, 18, 19 चैप्टर में, इसमें 3 चैप्टर हैं आपके, मनी, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ये पूरा यूनिट है और हम लोग यूनिट वाइज ही स्टडी करेंगे क्योंकि ये पढ़ना थोड़ा ईजी रहता है यूनिट वाइज स्टडी करने से। एंड सेकेंड लास्ट जो है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम में हम अगर बात करें तो इनमें भी 3 यूनिट्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, 20, 21 एंड 22, इसमें कंजम्पशन फंक्शन, इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड देखेंगे। फिर है नेक्स्ट लास्ट यूनिट में, सेकेंड लास्ट यूनिट में चैप्टर नंबर 23 एंड 24 जिसमें हम लोग बजट एंड इकोनॉमी देखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड को कवर करेंगे। एंड लास्ट जो है वो कैशलेस ट्रांजेक्शन है कि आजकल जो कैशलेस ट्रांजेक्शन थ्रू दी कार्ड्स वगैरह जो चल रहा है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये आपका पूरा 12th आरबीएससी का सिलेबस है और ये हमको कवर करना है। माइक्रो एंड मैक्रो में जो हम फर्स्ट कवर करने वाले हैं दैट इज मैक्रो, एंड मैक्रो में जो हम फर्स्ट यूनिट कवर करने वाले हैं वो है 17, 18, 19 चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो नंबर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिस नंबर की ज्यादा वेटेज होगी हम उसको पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो मनी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि मनी में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। मनी में सबसे पहले हम लोग बार्टर सिस्टम देखने वाले हैं, देन बार्टर सिस्टम्स की क्या डिफिकल्टीज हैं। बेसिकली बेनिफिट्स तो नहीं, लेकिन उस वक्त जब मनी नहीं आई थी तो बार्टर सिस्टम ज्यादा चल रहा था, तो बेनिफिट्स नहीं डिफिकल्टीज हम लोग देखेंगे। फिर मनी कैसे डेवलप हुआ, मनी की क्या डेफिनेशंस हैं एंड मनी की क्या फंक्शंस हैं, ये हम पूरे इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मनी वाले चैप्टर में हम लोग बार्टर सिस्टम देखने वाले हैं, बार्टर सिस्टम की क्या डिफिकल्टीज है हम लोग वो कवर करने वाले हैं। फिर कैसे डेवलपमेंट हुई मनी की वो देखने वाले हैं, मनी की डेफिनेशंस एंड क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं और कैसे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी एक टॉपिक है आपकी इस बुक में, तो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बुक को मैंने एक बार पूरा शॉर्ट में एक बार दे दिया है, ये थोड़ा रीड करने में थोड़ा इनकन्वीनियंट हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको टॉपिक वाइज छोटा छोटा अलग से स्लाइड्स में कवर किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब अगर मैं एक लेमैन की भाषा में स्टूडेंट्स आपको समझाऊं तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स के बदले में गुड्स ही एक्सचेंज करना।
ठीक है, तो देयर इज एक्सचेंज बिटवीन द टू एंड मोर देन person of their surplus production of goods and the services in barter system. There was exchange between two or more than two person. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, एक से दो पर्सन के बीच में, एक दूसरे के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में। इन एशियन पीरियड की अगर हम बात करें, मैन वाज इन्वॉल्व ओनली द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी पहले हम लोग को ऐसा कोई बिजनेस होता नहीं था, यानी हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर है वो तो इतने होते नहीं थे, हम लोग फुली डिपेंड होते थे अपने एग्रीकल्चर पे या हस्बेंड्री सर्विसेज पे या फिशरी हंटिंग वगैरह सब पे। तो उसके थ्रू क्या होते थे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे, यानी गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यानी किसी को अगर वीट वगैरह चाहिए तो हमने उसको क्लोथ दे दिए, कि आप कपड़े ले लीजिए, मिल्क चाहिए तो हमने उसको वीट दे दिया, यानी जिसको जिस चीज की जरूरत है हमने उसको वो दे दिया। तो दिस सिस्टम वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, यानी ये जो सिस्टम होता था ना बार्टर सिस्टम में स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा ही डिपेंड किस पे होता था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे पे ट्रस्ट होता था कि अगर मुझे ये चीज दे रहा है तो ये मेरे लिए सही है और मुझे चाहिए, और वो चीज आपको आपके लिए यूटिलिटी भी क्रिएट करती थी। कई बार ऐसा होता था कि आपको वो चीज मिल जाती थी, कई बार नहीं मिलती थी, तो आपको उस पर्सन को सर्च करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो पर्सन है, यहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन वन यानी ए एंड पर्सन बी, ठीक है स्टूडेंट। अभी इसके पास है वीट, ओके, पर्सन ए के पास क्या है, वीट, एंड पर्सन बी के पास क्या है, शुगर, ठीक है। तो इसने कहा आप मेरे से वीट ले लीजिए, मैं आपको शुगर दे दूंगा, तो ये क्या है आपका बार्टर सिस्टम, यानी गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो रहा है। देयर वाज, एक बार फिर से फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। देयर वाज एक्सचेंज ऑफ द बिटवीन टू एंड मोर देन टू पर्सन ऑफ देयर सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बार्टर सिस्टम। इन एशियन पीरियड मैन वाज इन्वॉल्व इन ओनली द प्राइमरी ऑक्यूपेशन लाइक एग्रीकल्चर वगैरह। थ्रू द सिस्टम जनरली गेन्स एंड एक्सचेंज ऑफ द क्लोथ्स एंड एक्सचेंज ऑफ मिल्क, यानी मिल्क के बदले में क्लोथ के बदले में मिल्क वगैरह आपने एक्सचेंज किया। हम लोग जो ये सिस्टम था ये फुली डिपेंड किस पे था, दिस सिस्टम was completely based on mutual understanding and trust, यानी सिस्टम किसे बेस्ड था स्टूडेंट्स, फुली म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पे। फिर अब इसकी डिफिकल्टीज देख लेते हैं, कई बार इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डिफिकल्टीज क्या होती है। एक एक डिफिकल्टीज को हम बहुत केयरफुली रीड करेंगे कि होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट डिफिकल्टीज है वो है दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, जैसे दो पर्सन थे, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ठीक है, ए एंड बी। अब इस पर्सन को चाहिए, इसके पास क्या है, वीट, ठीक है, लेकिन इसको चाहिए वीट के बदले में, यानी वीट देकर मिल्क चाहिए, इसको क्या चाहिए, मिल्क, लेकिन इसके पास क्या है, शुगर, ठीक है, इसके पास क्या है, इसको चाहिए, इसके पास वीट है, इसके पास क्या है, इसके पास शुगर है, लेकिन इसको क्या चाहिए, अब इसको चाहिए मिल्क, क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मिल्क, लेकिन इसके पास तो नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम होती थी कि हमें जो चीज चाहिए वो दूसरे के पास अवेलेबल नहीं हो। देखिए स्टूडेंट पहले हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। टू पर्सन्स कैन हैव बार्टर एक्सचेंज ओनली इफ देयर डिस्पोजल पोजीशन म्यूचुअली सूट ईच अदर नीड्स, यानी ऐसा जरूरी नहीं होता था कि वो एक दूसरे की नीड्स के अकॉर्डिंग ही आपको मिल जाए। इसमें डिफिकल्टीज आती थी कि हर इंसान की वांट्स एंड यूटिलिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को वीट दे रही हूँ तो मुझे उसके बदले में क्लॉथ चाहिए या मुझे उसके बदले में मिल्क चाहिए, लेकिन सामने वाले के पास वो अवेलेबल है ही नहीं। तो बार्टर सिस्टम में ये डिफिकल्टीज आती थी, लैक ऑफ द डबल कोइंसिडेंट। डबल कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, हम ढूंढते थे कि एक स्लाइड्स में आपको बताती हूँ उसमें क्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये पर्सन है, इसके पास क्या है, बुक्स है, तो इसको क्या चाहिए, ये बुक्स दे रहा है, लेकिन इसको बुक के बदले में क्या चाहिए, कुछ और चाहिए, जबकि इसके पास क्या है, बनाना। तो ये इसके पास क्या है, जैसे इसके पास है माइक्रोवेव है, इसके पास क्या है, नॉनवेज वगैरह। तो इसके पास क्या है कि ये लोग क्या करते थे, ये एक्सचेंज करते थे ना, तो अपन से सेम कैटेगरी वाले इंसान को ढूंढते थे, तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल आता था। तो बार्टर सिस्टम में ये डिफिकल्टीज उस टाइम पे लोग फेस करते थे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आएगा, समझ में आया होगा कि लेक ऑफ द डबल कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है। क्या होता है देखिए, फिर से एक बार एग्जांपल देखते हैं। फॉर इंस्टेंस अ फार्मर वांट्स अ परचेज ऑफ शुगर, यानी फार्मर को क्या चाहिए, शुगर, इन एक्सचेंज ऑफ द सरप्लस व्हीट, यानी अगर वो व्हीट दे रहा है तो उसको क्या चाहिए, शुगर चाहिए। देन ही वुड हैव टू सर्च अ पर्सन, वो ऐसे पर्सन को सर्च करता है जिसके पास क्या हो, शुगर हो। तो
तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी, ऐसा पर्सन आपको मिल नहीं पाता था या मिलता था तो बहुत मुश्किल से मिल पाता था, तो ये प्रॉब्लम जो आती थी वो आपके बार्टर सिस्टम में आती थी। नेक्स्ट जो डिफिकल्टीज है वो है लैक ऑफ द कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। इट इज अ डिफिकल्टी टू मेजर द वैल्यू ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन अवेलेबल टू एक्सचेंज, बोथ पर्सन एक्सचेंज गुड्स ऑन द बेसिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। तो हम जो चीज एक्सचेंज कर रहे हैं उसको मेजर नहीं कर पाते थे। अब सपोज करो एक पर्सन के पास तो फोन है देने के लिए और दूसरे पर्सन के पास है सपोज करो बनाना, क्या है उसके पास बनाना। अब आप वैल्यू देखो, क्या हम इसको मेजर कर पा रहे हैं? कोई तो फोन दे रहा है, कोई यहाँ पे बनाना दे रहा है, तो कितना डिफरेंस हो गया इन दोनों के। तो ये प्रॉब्लम भी बार्टर सिस्टम में होती थी। क्या होती थी? इट इज अ डिफिकल्टी टू मेजर वैल्यू ऑफ द सरप्लस। यहाँ पे इसने फोन दे दिया तो यहाँ पे इसको कितना सरप्लस हुआ, यहाँ पे इसने इसको बनाना दे दिया तो यहाँ पे इसको कितना लॉस हुआ। तो ये भी हम लोग मेजर नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं इसको रीड करती हूँ फटाफट से। It is a difficulty to measure the value of the surplus production available for exchange. Both person exchange of goods on the basis of the mutual understanding, यानी जो goods exchange होते थे वो mutual understanding, trust and utility पे depend करते थे. It is a very difficulty to determine the exchange ratio of goods available in every transaction. यानी हम लोगों को बहुत difficulty होती थी कि जो exchange हुआ है उसका ratio क्या है, हम उसको measure कर ही नहीं पाते थे. Third जो है वह store of value was not possible. अब आप मुझे बताइए, इस पर्सन ने इसको क्या दिया? मोबाइल दिया, सेल फोन दिया, तो इसने इसको स्टोर करके रख लिया, लेकिन इसने इसको बनाना दिए तो ये कितने टाइम तक इसको स्टोर कर सकता है? बिकॉज इट्स अ पेरिशेबल गुड्स, ये जल्दी खराब होने वाला गुड्स है, तो आप इसको स्टोर करके रख ही नहीं सकते। तो बार्टर सिस्टम में आप किसी भी गुड्स को, जो पेरिशेबल गुड्स होंगे, ऐसे भी बहुत से गुड्स होते हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं रखते, तो देयर वाज आल्सो एक्सचेंज ऑफ सच गुड्स इन द सिस्टम विच वर डिफिकल्टी टू स्टोर इन लॉन्ग पीरियड। यानी आप लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक किसी भी गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते। स्पेशली अगर हम मिल्क की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, तो इट कांट बी स्टोर फॉर फ्यूचर्स, यानी इसको फ्यूचर, बिकॉज ये पेरिशेबल गुड्स है। सो इन द सिस्टम देयर वाज नो पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर सेविंग, यानी इस वाले बार्टर सिस्टम में आप फ्यूचर सेविंग ही नहीं कर सकते, बिकॉज आप गुड्स को स्टोर कर ही नहीं सकते। फर्स्ट हमने स्टूडेंट देखा सबसे पहले लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंट, यानी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं एक बार फिर से ये, तो जो आपको चाहिए वो सामने वाले के पास अवेलेबल नहीं है, दैट इज लेक ऑफ द डबल कोइंसिडेंस। ठीक है स्टूडेंट। लैक ऑफ द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी आपने सामने वाले ने कुछ और दिया, यानी आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। सपोज करो आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको देने पर आपको तो लॉस हो रहा है, सामने वाले को सरप्लस हो रहा है, तो वो आप मेजर नहीं कर सकते सरप्लस एंड डेफिसिट को। थर्ड जो हम बात कर रहे हैं वो स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी पेरिशेबल गुड्स है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो डिफिकल्टी थी वो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ इंडिविजिबल गुड्स। इंडिविजिबल गुड्स मतलब होता है इसको हम तो नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते। ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिविजिबिलिटी ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ गुड्स इन बार्टर सिस्टम आल्सो सफर फ्रॉम सर्व इनकन्वीनियंस। फॉर इंस्टेंट यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक बफेलो है, ठीक है, एक फार्मर्स की पास क्या, इफ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द बफेलो फॉर एक्सटेक्सफुल वीट्स, एंड यहाँ पे क्या होगा 4 बोरी के चिप पे। अब देखिए एक तो गेहूं है, ठीक है, एक गुड्स क्या है आपके गेहूं और एक है बफेलो, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू नहीं कर सकते। अब आप बताओ, बोरी तो हो सकती है कि एक बोरी दे दी, 2 बोरी दे दी, 3 बोरी दे दी, यानी जो गेहूं के जो केन आते हैं वो आपने पूरे दे दिए, लेकिन आप बताइए आप बफेलो के पीस कर सकते हैं, बफेलो को डिविजिबल कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है ना। तो बार्टर सिस्टम में जो गुड्स है ना कैन नॉट बी एक्सचेंज, यानी आप उसको एक्सचेंज करने के लिए आप उसको डिविजिबल नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। फिर है लैक ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर पेमेंट्स। डेफर पेमेंट्स की अगर हम बात करें इन बार्टर सिस्टम ओनली इमीडिएट ट्रांजेक्शन, यानी आप इमीडिएटली ट्रांजेक्शन करोगे, फ्यूचर ट्रांजेक्शन बार्टर सिस्टम में अलाउ नहीं है। एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो, ये अलाउ है, लेकिन आप कहो कि आप मेरे से अभी बनाना ले जाइए, आप कुछ टाइम बाद जब आपके पास वीट हो तो आप मुझे दे देना, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इन द बार्टर सिस्टम ओनली, देखिए स्टूडेंट मैं ये पढ़ रही हूँ, इन बार्टर सिस्टम ओनली इमीडिएट ट्रांजेक्शन आर पॉसिबल, यानी क्या इमीडिएट ट्रांजेक्शन सिस्टम पॉसिबल है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी प्रमोटेड, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी आपके उधार वाले जो है फ्यूचर ट्रांजेक्शन है वो अवेलेबल ही नहीं है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो सारा सिस्टम है वो आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा। तो फटाफट से देखिए बार्टर सिस्टम क्या था, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना, ये आपका बार्टर सिस्टम था स्टूडेंट्स। और बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी, लैक ऑफ दी double coincidence, lack of the common measures of value, future saving are not possible, difficulties in exchange of the indivisible goods, and
प्रॉब्लम इन कीपिंग ऑफ द क्रेडिट डेफर्स, यानी डेफर पेमेंट्स हम नहीं कर सकते। अगेन आई रिपीट, एक तो आप डबल कोइंसिडेंट वाली प्रॉब्लम आ रही थी, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, डिविजिबल नहीं कर सकते एंड फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते। ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद स्टूडेंट जो बार्टर सिस्टम था ना वो चल नहीं पा रहा था ठीक से। इसी को खत्म करने के लिए या इसी की डिफिकल्टीज को हटाने के लिए किसका वैल्यूएशन हुआ, देन हमारा मनी का वैल्यूएशन हुआ। तो मनी का वैल्यूएशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज जो हमने कवर किया है, एक तो हमने कोर्स का ओवरव्यू लिया कि कोर्स कैसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड जो हमने किया वो मनी बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन देखी हमने और उसको बार्टर सिस्टम की क्या क्या डिफिकल्टीज होती है ये हमने कवर किया। आज के लिए सिर्फ इतना था। थैंक यू सो मच।